क्या आपने कभी सोचा है 30 हजारी कोर्ट से लेकर देश की सुप्रीम लीगल सीट तक का सफर कैसा होता है। जस्टिस संजीव खन्ना की यह अनोखी कहानी जानने के साथ इस हफ्ते हम आपको साइक्लोन दाना के बीच भी लेकर चलेंगे, जहां तेज हवाओं से मुकाबले को लेकर सरकारी तैयारियों की पूरी जानकारी मिलेगी और दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो रही है। हरियाणा का अनोखा कदम क्या सच में प्रदूषण को रोक पाएगा? There's a lot to talk about this week, so I'm Srajan Girdonia. You are watching our weekly news show Bureaucracy This Week, and without any further delay, let's begin. सबसे पहले इस महीने हो रहे बड़े ब्यूरोक्रेटिक चेंज पर नजर डालते हैं। अक्टूबर में 23 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं और इनमें एक बड़ा नाम मिजोरम की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु शर्मा का भी है। एगमोट कार्टर की 1988 बैच की अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा वर्तमान में मिजोरम की मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने एगमोट कार्टर में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें उनकी नीतिगत दूरदर्शिता और नेतृत्व की सराहना की गई है। उनके योगदान ने न केवल मिजोरम बल्कि पूरे कैडर में गहरी छाप छोड़ी है। इसके अलावा पंजाब कैडर की 1987 बैच की अधिकारी विनी महाजन भी अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रही हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं। अन्य ट्रांसफर के लिए आप हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं जुडिशरी में हो रहे सबसे बड़े चेंज की ओर। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। तो आज जानते हैं भारत के नए चीफ जस्टिस के बारे में। साल 1983 दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से अपना न्यायिक सफर शुरू करने वाले संजीव खन्ना एक समय इनकम टैक्स विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 41 साल के करियर में वो भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऊंचे ओहदे पर होंगे। अब जस्टिस संजीव खन्ना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या नालसा के एक्टिंग चेयरमैन हैं और 11 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल केवल 6 महीने और 2 दिन का ही होगा, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजेआई का औसतन कार्यकाल लगभग 18 महीने का होता है। सीजेआई का सबसे छोटा कार्यकाल केवल 17 दिन का था, जस्टिस कमल नारायण सिंह का 1991 में। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल भले ही केवल 6 महीने का हो, पर उनके द्वारा दिए गए फैसलों ने पहले से ही उन्हें एक खास पहचान दी है। जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। वो उस संविधान पीठ का हिस्सा रहे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कोर्ट की स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल कर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी शादी को बचा पाना नामुमकिन हो, इस आधार पर तलाक के मामलों में महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। यही नहीं, इस साल जस्टिस खन्ना ने वीवीपैट चिट्स की 100% गिनती की मांग को खारिज किया। उन्होंने इसे रेट्रोग्रेड स्टेप बताया, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया लंबी हो सकती है और रिजल्ट में देरी हो सकती है। जस्टिस खन्ना की ट्रांसपेरेंसी के लिए डेडिकेशन उनके उस फैसले में भी झलकती है जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई के दायरे में लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और ट्रांसपेरेंसी पर जनता की नजर रह सकेगी। But it hasn't always been smooth sailing for Justice Khanna. 2019 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति एक विवाद का कारण बनी थी, क्योंकि वो उस समय देश में हाई कोर्ट के 33वें सीनियर जज थे और 32 दूसरे जजों को सुपरसीड करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इस फैसले को समझने के लिए यह जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। भारत में कोलिजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण होता है। हालांकि यह सिस्टम संविधान में नहीं लिखा, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से विकसित हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सबसे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज मिलकर कोलिजियम बनाते हैं, जो नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसी कोलिजियम ने जस्टिस खन्ना को चुनकर एक विशेष निर्णय लिया।
अब 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनके सामने कई चुनौतीपूर्ण फैसले होंगे और उनका कार्यकाल भले ही छोटा हो, पर उनके फैसले और नेतृत्व का प्रभाव लंबे समय तक हमारे न्यायिक तंत्र में दिखेगा। न्यायपालिका के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से इस सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट से आ रही है, जहां 24 अक्टूबर की रात साइक्लोन दाना ने ओडिशा में लैंडफॉल किया। ये लैंडफॉल भीतरकनिका और धामरा पोर्ट के बीच हुआ। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर पर आवर रही, जिससे ओडिशा के भद्रक, केंद्रपाड़ा और बालासोर जैसे जिलों में कोस्टल एरियाज में खासकर काफी तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश देखने को मिली। लैंडफॉल के बाद ये साइक्लोन धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर बढ़ा, जिससे न केवल ओडिशा बल्कि बंगाल के दक्षिणी जिलों जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगनास तथा पूर्व मदनीपुर में भी भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। ये बारिश पूरे दिन चलती रही और शाम तक तेज हवाएं भी महसूस की जा रही थी। लगभग हर साल हम सुनते हैं कि ओडिशा में साइक्लोन आ रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि प्रशासन की क्या तैयारी रहती है साइक्लोन को लेकर। ओडिशा और वेस्ट बंगाल सरकार ने लैंडफॉल से पहले ही बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। ओडिशा में करीब 10 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित शेल्टर्स में पहुंचाया गया। इन जिलों में केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और पुरी जैसे इलाके शामिल हैं। ओडिशा के नयागढ़ जिले के कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने कहा, साइक्लोन का प्रभाव बढ़ने से पहले ही हमने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था और इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही थी। हमने सभी स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं मयूरभंज के आईएएस अधिकारी विनीत भारद्वाज ने बताया कि जिले के सभी पंचायतों और गांवों में अस्थायी शिविर बनाए गए। यहाँ लोगों के लिए खाने पीने, साफ पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खासकर छोटे बच्चों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष रूप से बेबी फूड, दवाइयां और स्वच्छता व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। रिलीफ कैंप में पूरे समय रोशनी बनी रहे, इसके लिए बैकअप की व्यवस्था भी की गई है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस साइक्लोन के चलते मौसम में भी कई तरह के बदलाव हुए हैं। बे ऑफ बंगाल का गर्म पानी साइक्लोन को और पावरफुल बना रहा था और ऐसे में तेज हवाएं और बारिश होना लाजमी था। आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने थर्सडे को बताया कि ये साइक्लोन जल्द ही कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। शुक्रवार को इसकी तीव्रता थोड़ी घटेगी, लेकिन इस बीच ओडिशा और वेस्ट बंगाल में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा बिहार के करीब 34 जिलों में बारिश और ठंड का असर भी बढ़ेगा, जिसमें कोसी और सीमांचल जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ, इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी राहत एजेंसियां इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। भारतीय तटरक्षक दल ने समुद्र में लगातार चेतावनी जारी की है और सभी मछुआरों को तट पर लौटने के निर्देश दिया गया है। साथ ही जहाजों और विमानों को भी इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। तो ये था साइक्लोन दाना का अब तक का अपडेट। भले ही ये पावरफुल साइक्लोन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोएक्टिवनेस और सही समय पर उठाए गए कदमों की वजह से जान माल का नुकसान अब तक नहीं रिपोर्ट हुआ है। उम्मीद है ये आपदा जल्द ही बीत जाएगी और लोग अपने घरों में सुरक्षित लौट पाएंगे। अब वापस रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा में घुलता जहर फिर से सामने आने लगा है। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी की आबो हवा में धुंधलापन छाने लगा है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है लोगों की सांसों में घुटन का सिलसिला। अब इसे किस्मत कहें या हमारे देश की नियति, लेकिन सर्दियां आते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा प्रदूषण से भारी हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तरों को छूने लगता है और इसका सबसे बड़ा कारण है पराली का जलना। हर साल अक्टूबर और नवंबर में जब धान की कटाई होती है, तब उत्तर भारत के खेतों से उठता हुआ धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना देता है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान धान की कटाई के बाद बचे हुए पुआल यानी पराली को जलाते हैं, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और बाकी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलती हैं। ये धुआं उत्तर भारत की हवा में मिलकर दिल्ली और एनसीआर की फिजाओं को ऐसा काला बादल बना देता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस साल हरियाणा में इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई है। दिल्ली सरकार और केंद्र ने मिलकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप को लागू किया है, जो अलग अलग स्तर पर बढ़ते पोल्यूशन से निपटने के लिए तैयार किया गया एक डिटेल्ड प्लान है। इसके दूसरे स्टेज यानी ग्रैप 2 को इस बार सख्ती से लागू किया गया है, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और वाहनों की आवाजाही पर सख्ती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। मकसद है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तरों पर तुरंत लगाम लगाई जाए ताकि हवा में घुलता जहर और खतरनाक ना हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कड़े कदम केवल दिल्ली और एनसीआर में लागू करने से स्थिति सुधर पाएगी? और जब तक पराली जलने की समस्या पर नियंत्रण नहीं होगा, क्या दिल्ली की हवा वाकई साफ हो पाएगी? इस साल हरियाणा ने पराली जलाने को रोकने के लिए एक अनोखी नीति अपनाई है। ये नीति सख्ती और प्रोत्साहन के मिश्रण पर आधारित है। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 50% तक की कमी आई है, जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फरीदाबाद के कैथल जिले में जहां सबसे अधिक पराली जलाने के मामले सामने आते थे, प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 400 से ज्यादा किसानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है मंडी से, जिनके भूमि रिकॉर्ड्स में रेड एंट्री की गई है, जिससे अगले 2 सीजन तक वे अपनी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। लेकिन हरियाणा की सरकार ने सिर्फ सजा देने का रास्ता ही नहीं चुना है। किसानों को पराली जलाने के बजाय इसे बेचने के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। पराली का अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फ्यूल और दूसरे तरीकों से उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों को एक नया आमदनी का जरिया मिल रहा है। ये कदम न केवल प्रदूषण को रोकने में मददगार है, बल्कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। हरियाणा में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ग्राउंड टीम्स का सहारा लिया जा रहा है। सैटेलाइट से मिली जानकारी को तुरंत लोकल ऑफिसर्स तक पहुंचाया जाता है, जो मौके पर जाकर जांच करते हैं। कैथल जिले के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर दीपक करवा ने बताया कि हमारा मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हमने कई जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिनमें किसानों को पराली के सही उपयोग और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया जाता है। हरियाणा के कैथल और करनाल जिलों में पिछले कुछ सालों में पराली जलाने के मामले में 50% से ज्यादा कमी आई है। प्रशासन की सख्ती के साथ साथ किसानों को सही समय पर जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना इस बदलाव का प्रमुख कारण है। पराली अब किसानों के लिए केवल कचरा नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक संभावित आय का स्रोत बन गई है। इसके अलावा दिवाली के आते ही प्रदूषण के और बढ़ने की संभावना रहती है। इस बार हरियाणा सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है ताकि वायु प्रदूषण और ना बढ़े। हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को सख्ती से कम करने के बाद सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल बाकी राज्यों में भी कारगर साबित हो सकता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश, जहां से पराली जलाने के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं, क्या वे भी इस नीति को अपना सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि कैरेट एंड स्टिक यानी प्रोत्साहन और सजा का यह मॉडल अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दिल्ली की हवा अब भी जहरीली है। ग्रैप के सख्त प्रावधानों के बावजूद जब तक पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, तब तक दिल्ली की हवा साफ होना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा का कदम एक उम्मीद की किरण दिखाता है कि अगर सरकारें, किसान और समाज मिलकर काम करें तो प्रदूषण से लड़ाई जीती जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या हरियाणा की यह नीति आने वाले सालों में पूरे देश में लागू हो पाएगी और क्या हम वाकई अपने भविष्य को स्वच्छ हवा दे पाएंगे, क्योंकि आखिरकार ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं, हम सबकी है। अब बढ़ते हैं शो के आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है दिस वीक ऑन इंडियन मास्टरमाइंड्स।
इस हफ्ते अजय ग्रेवाल जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, उनकी स्टोरी जरूर देखिएगा। कैसे वो अपने घर की छत पर रात रात भर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस लेते हैं। उनके ज्यादातर स्टूडेंट्स निम्न आय वर्ग से आते हैं और अजय जिस डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस के साथ इन छात्रों की मदद कर रहे हैं, इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल। इसके अलावा मनीषा अहवाले के इंटरव्यू को भी जरूर देखिएगा। शी टॉक्स अबाउट हर मदर्स बैटल विद ब्रेस्ट कैंसर एंड हाउ इट इंस्पायर्ड हर टू लॉन्च प्रोजेक्ट निदान, जिसके तहत छोटे शहरों और गांवों में महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है। इस इनिशिएटिव ने अब तक कई जानें बचाई हैं। इस हफ्ते की ब्यूरोक्रेसी दिस वीक में इतना ही। इस मंडे और वेंसडे को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीनियर एक्स IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह से खास बातचीत। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में पोस्टिंग की कहानियां बताई हैं और उसके अलावा और भी कई राज बताए हैं। आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं सचिन गिरदोनिया, आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स।